पूजा की माँ सुबह से पूजा को नाश्ते के लिए बुला रही थीं, परंतु पूजा कमरे से बाहर नहीं आई थी। पूजा के पिताजी नाश्ता कर चुके थे। ये पूजा अभी तक सो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। आजकल के बच्चों को सारी रात पार्टी करनी होती है, जागते रहते हैं और सुबह इनकी आंख नहीं खुलती। अरे आजकल यही सब चलता है, बच्चे हैं, डांटने से और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अपने ही सिर पर चढ़ा रखा है, क्या जरूरत थी पार्टी की इजाजत देने की? बर्थडे तो घर वालों के साथ भी मनाया जा सकता है। अच्छा, तो अभी तक कल की बात पर गुस्सा हैं आप? अरे मेरी इकलौती बेटी का बर्थडे था, अगर उसने अपने 4 दोस्तों को बुलाकर घर पर पार्टी कर भी ली तो क्या बुरा किया? बिल्कुल आप पर गई है, कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अब जाइए, जाकर उसे उठाइए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वे पूजा के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगे। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, पूजा बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। अजी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, आप दरवाजा तोड़ दें। तो पिताजी ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोल लिया। जैसे ही वे अंदर गए, पूजा की माँ जोर से चीख उठी। पूजा जमीन पर बेहोश पड़ी थी, उसके हाथ से खून बह रहा था और मुंह पर भी खून लगा हुआ था। पिताजी तुरंत पूजा को उठाकर अस्पताल के लिए निकल गए। काफी देर बाद पूजा को होश आया, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर रही थी। आपकी बेटी नॉर्मल है? मेरा मतलब, इनको कोई मानसिक बीमारी तो नहीं? अरे डॉक्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, वह बिल्कुल ठीक है। आप माँ है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी बेटी ने अपने हाथ को काटा है, वो भी इस कदर की बहुत गहरा जख्म बन गया है। कोई भी सामान्य लड़की ऐसा नहीं कर सकती। अगर उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की है, तब भी कोई सामान्य लड़की ऐसे अपनी जान क्यों देगी? इन्हें फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। इसी दौरान पूजा के पिताजी भी डॉक्टर से बात करने आए और डॉक्टर की बात सुनकर वे बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर, कल रात तक मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी। सुबह जब हम उसके कमरे में गए तो ये सब देखा। आप प्लीज उसका इलाज करें, हम हर तरह से सहयोग करेंगे। अब पूजा को अस्पताल में 2 दिन हो चुके थे। वह पहले से कुछ बेहतर थी, परंतु उसके हाथ का जख्म अभी भी नहीं भरा था। पूजा की सारी रिपोर्टें सामान्य आईं, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। माता पिता पूजा को लेकर घर वापस आ गए। पूजा अपने कमरे आराम कर रही थी। हमें अब पूजा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आज रात तुम पूजा के पास ही सो जाओ। ठीक है, आप भी आराम कर लें। 2 दिन से आपने बिल्कुल आराम नहीं किया। अब पूजा पहले से बेहतर है। थकान के कारण पूजा की माँ उसी कमरे में सोफे पर लेट गईं और थोड़ी देर में उनकी आंख लग गई। रात लगभग 1 बजे पूजा की आंख खुली। वह बिस्तर से उतरी, ड्रेसिंग टेबल से अपना परफ्यूम उठाया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। बोतल टूट गई। फिर उसने कांच का एक टुकड़ा उठाया और तभी उसकी माँ भी जाग गई। पूजा, मेरी बच्ची, ये क्या कर रही हो? ऐसे मत करो बेटा, पूजा के पापा जल्दी आए। पूजा की माँ रोते हुए अपने पति को बुलाने लगी। इस बीच पूजा शीशे में खुद को देख रही थी और अचानक कांच से अपने गाल पर कट लगा लिया। खून उसके गले तक बहने लगा। इतने में उसके पिताजी कमरे में पहुंच गए और पूजा के हाथ से कांच छीनने की कोशिश करने लगे। इस कोशिश में उनके हाथ पर भी चोट लग गई। पूजा, छोड़ो इसे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। पूजा मेरी बच्ची, मत करो ऐसा, क्या हो गया है तुम्हें? जैसे ही पूजा ने अपने पिताजी को देखा, उसके हाथ से कांच गिर गया और वह फिर से बेहोश हो गई। पिताजी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पट्टी और मरहम लगाया। मैं डॉक्टर साहब को बाहर छोड़कर आता हूँ, तुम पूजा के पास बैठो। डॉक्टर ने पट्टी और मरहम लगाया और बाहर निकलते हुए कहा, वरुण साहब, मुझे ये कोई और ही मसला लग रहा है। आपकी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है और आपके मुताबिक कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ कि आपकी बेटी अपनी जान लेने की कोशिश करे। फिर शायद कोई और इशू है। वैसे मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप किसी बुजुर्ग वगैरह से पता करवा लें।
मुझे डर है कि आप बेटी कहीं सच में अपनी जान लेने में कामयाब ना हो जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल में ये बात आई ही नहीं थी। हमारे पड़ोस में ही एक बुजुर्ग तांत्रिक रहते हैं, मैं आज ही उनसे बात करता हूं। जितना जल्दी हो सके आप उनसे बात करें, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। डॉक्टर के जाने के बाद वरुण और उनकी पत्नी सारी रात बेटी के पास बैठे रहे। सुबह होने पर पिताजी पास के तांत्रिक के घर गए और सारी बात बताई। आपकी बात सुनकर यही लगता है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी बेटी के साथ सब कर रही है। मैं आपके घर चलता हूँ, वहीं जाकर पता चलेगा क्या माजरा है। तांत्रिक उनके साथ घर आया और पूजा के कमरे में गया। पूजा अब तक बेहोश थी। तांत्रिक ने कमरे की हर चीज ध्यान से देखी। उसकी नजर पूजा के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी, जिस पर हैलोवीन का कद्दू बना हुआ था। तांत्रिक ने पूजा की मां से कहा, बच्ची के गले से ये लॉकेट निकाल दो अभी। जैसे ही मां ने लॉकेट को हाथ लगाया, पूजा अचानक उठ बैठी और मां का हाथ झटक दिया। पूजा बेटा, ये लॉकेट मुझे दिखाओ। पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से चीखने लगी। माता पिता यह देखकर रोने लगे। अपनी बेटी की यह हालत वे सह नहीं पा रहे थे। पूजा अब भी लॉकेट को कसकर पकड़े हुए चीख रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मां ने फिर से उसके गले से लॉकेट निकालने की कोशिश की, पर पूजा ने उनका हाथ पकड़कर जोर से काट लिया। मां की दिल दहला देने वाली चीखें कमरे में गूंजने लगीं। इतने में तांत्रिक आगे बढ़ा और जोर से पूजा के गले से वह लॉकेट खींचकर उतार दिया। तुरंत ही पूजा बेहोश हो गई। ये लॉकेट आपकी बेटी को किसने दिया? ये तो हमें नहीं पता। पूजा के कुछ दोस्त घर आए थे उसकी बर्थडे पार्टी पर। उनमें से ही किसी ने गिफ्ट किया था शायद। अब ये राज तो पूजा होश में आकर ही बता सकती है। पूजा के चेहरे पर इस पानी की बूंदें डालें, उससे होश आ जाएगा। मां ने पानी लेकर पूजा के चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर में पूजा को होश आ गया। वह अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, माँ, माँ। यही हूँ बेटा, मैं माँ यही हूँ। क्या हुआ है मेरी प्यारी बेटी को? माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब ठीक हो गया है। तुम मुझे ये बताओ, ये लॉकेट तुम्हें किसने दिया? थोड़ी देर बाद पूजा ने उस लॉकेट को देखा, कुछ याद किया और बोली, ये लॉकेट मेरी दोस्त नेहा ने दिया था मेरी बर्थडे पर। उसने कहा था कि ये लॉकेट मैं हमेशा अपने गले में पहनकर रखूं। मैंने ये लॉकेट पार्टी के बाद ही पहन लिया था। फिर मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। ये लॉकेट शापित है। जो भी ये गले में पहनेगा वो अपनी जान खुद ही ले लेगा। अब ये बात सोचने वाली है कि आखिर पूजा की दोस्त ने उसे ये लॉकेट क्यों दिया? उसे ये कहां से मिला? मैं अभी पूजा की दोस्त नेहा के पिताजी को कॉल करता हूँ, वो उसे लेकर आ जाएंगे। फिर सब सच सामने आ जाएगा। उसी समय पूजा की सहेली नेहा अपने पिताजी के साथ वहां पहुंची। क्या हुआ है अंकल? आपने इस तरह कॉल करके बुलाया? पूजा कॉलेज भी नहीं आती, वो ठीक तो है ना? बेटा, पूजा ने आत्महत्या की कोशिश की है। क्या? अंकल, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे बहुत अफसोस है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बेटा, उसने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें कुछ पता है? नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अंकल, असल में पूजा ड्रग्स लेने लगी थी और उससे पढ़ाई भी नहीं होती थी। शायद इसीलिए ऐसा कदम लिया हो। उसने पिछली बार भी मुझसे चीटिंग करवाई थी, इसीलिए उसके ग्रेड्स अच्छे आए थे। लेकिन मैं तो कोई ड्रग्स नहीं लेती नेहा, ना ही मैंने चीटिंग की है कभी। पूजा ने नेहा की आवाज सुनते ही उठकर उसे एक जोरदार तमाचा मार दिया। रोते हुए पूजा चीख चीख कर नेहा से सवाल करने लगी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हें दोस्त नहीं, अपनी बहन समझती थी। क्या बुरा किया था मैंने तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं किया। तुम क्या कह रही हो? मैंने पुलिस को बुलाया है, अब वही सच सामने लेकर आएंगे।
प्लीज अंकल, पुलिस को मत बुलाइए, मैंने कुछ नहीं किया। पूजा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, अंकल को समझाओ पुलिस को ना बुलाएं। नहीं बुलाएंगे, तुम सच बता दो, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्यों? क्योंकि नेहा कहीं थी ही नहीं। सारी क्लास में सभी टीचर तुम्हें ही प्यार करते हैं, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी हर समय बस पूजा ऐसी, पूजा वैसी। नेहा तो कहीं थी ही नहीं। शुरू से तुम्हारी वजह से मुझे सुनने को मिला था। मैं इस दोस्ती से ही ऊब गई थी। तुमसे नफरत करते करते मैंने खुद को बर्बाद कर दिया, ड्रग्स लेने लगी। हाँ, नहीं हूँ तुम्हारी जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट, नहीं आते अच्छे मार्क्स मेरे, नहीं है तुम्हारी तरह गुड लुक्स मेरे पास। क्या करती मैं? हमेशा तुम हर जगह आगे और मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रही। बस एक राहुल ही मेरी परवाह करता था। मैं भी तो दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करती रही, परंतु एक दिन उसने मुझे बताया कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि तुम्हें रास्ते से हटा कर रहूंगी। फिर मैंने अपनी मम्मी का एक सोने का सेट चुराया, उसे तांत्रिक को देकर बदले में ये लॉकेट लिया। उसने बताया था कि ये लॉकेट पहनते ही तुम उसके काबू में आ जाओगी और ऐसे तुम खुद ही अपनी जान ले लोगी। यह सब देखकर नेहा के पिता का भी संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने भी आगे बढ़कर नेहा को तमाचा मार दिया। ऐसी परवरिश की थी तुम्हारी? तुम हमारी बेटी ही नहीं हो। ये क्या किया तुमने नेहा, क्या किया? अफसोस है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए, अफसोस हो रहा है। वरुण जी, मेरी बेटी आपकी बेटी की अपराधी है, बल्कि आप सभी की अपराधी है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं और आपको ये इजाजत देता हूं। आप चाहें तो पुलिस केस कर सकते हैं, मैं बीच में नहीं आऊंगा। पिताजी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूं, मुझे माफ कर दें। पूजा, तुम पिताजी से कहो ना, मुझे माफ कर दें। पूजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी, मैंने नेहा को माफ किया। इसने जो भी किया हसद में आकर किया है, मैं इसे माफ करती हूँ। परंतु आज से मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाऊंगी। नेहा के पास पूजा को जवाब देने के लिए शब्द नहीं बचे थे। पूजा ने उसे माफ तो कर दिया, परंतु नेहा ने पूजा और अपने ही परिवार वालों के सामने अपनी इज्जत खो दी थी। शांतिपुर नामक एक गांव में सेठ विक्रम राठौर रहा करता था, जो कि एक बहुत बड़ा शिकारी था। वो आए दिन शिकार करने निकल जाता था। और बहुत सारे मासूम पक्षियों की जानें ले लेता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सितारा था, वो अपने पति के इस काम से बेहद ही चिंतित रहती थी, क्योंकि वो पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। वो रोज अपने पति से चुपकर पक्षियों के लिए पानी और दाना रखा करती थी, जबकि दूसरी ओर उसका पति पक्षियों के शिकार में व्यस्त रहा करता था। एक दिन विक्रम राठौर शिकार पर जाने के लिए अपनी बंदूक निकाल रहा था कि उसकी पत्नी आकर उसे कहती है, आप कब तक इस खूनी खेल के पीछे अपना समय बर्बाद करते रहेंगे? बस कीजिए, छोड़ दे, इन मासूम पक्षियों की जान लेना छोड़ दीजिए। तुम तो जानती हो भाग्यवान, मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, परंतु ये नहीं छोड़ सकता। अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ये मेरा शौक है जिसे मैं मरने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी शिकार करने से। कैसी शर्त? हाँ, चलो ठीक है, बताओ अब मुझे क्या करना होगा? आपको सिर्फ 10 दिन तक जंगल में रहना होगा, उन पक्षियों और जानवरों के साथ जिनका आप रोज शिकार करते हैं।
लेकिन आप उनका शिकार 10 दिनों तक नहीं करेंगे। सिर्फ 10 दिन ना? चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी शर्त कबूल की। मैं कल सुबह चला जाऊंगा, मेरा सामान बांध दो। अगले दिन सुबह विक्रम अपना सामान उठाकर जंगल में चला जाता है। जंगल में हर तरफ पक्षियों की मीठी मीठी संगीत की आवाज विक्रम से रहा नहीं गया और उन पक्षियों की आवाज का पीछा करने लगा। वो सुंदर पक्षी एक कोयल थी जो कि एक पेड़ पर अपने घोंसले के पास गई और अपने छोटे छोटे बच्चों से प्यार करने लगी। ये देखकर विक्रम हैरान हो गया। वो लगातार उसे देखता रहा। जब उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो उससे और भी पक्षियों के घोंसले नजर आए। थोड़ी देर में सब पक्षी एक साथ अपने घोंसले से निकल पड़ते हैं। विक्रम भी उनका पीछा करने लगा, जैसे कि वो जानना चाहता है कि वो कहाँ जा रही है। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक जगह पर पानी और दाना पड़ा है। ऐसा लग रहा था कि ये भोजन इन पक्षियों के लिए किसी इंसान ने रखा होगा। पक्षी उसमें से पानी पीकर कुछ दाना अपनी चोंच में पकड़कर वापस अपने घोंसले में जाते हैं और वो दाना अपने बच्चों को खिलाते हैं। ये सब देखकर विक्रम अपने से कहता है, मैं कितना मूर्ख था कि मैं इन छोटे से पक्षियों का शिकार करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनका भी घर परिवार है। सितारा हमेशा से सही कहती थी, परंतु मैंने उसकी बात कभी नहीं सुनी। मैंने बहुत गलत किया जो बस अपने शौक के खातिर इन मासूम पक्षियों को जान से मार दिया। विक्रम अभी खुद से बातें ही कर रहा था कि उसकी नजर एक घायल चिड़िया पर पड़ती है जिसकी चोंच में दाना था और वो अपने घोंसले के पास गिर गई थी। विक्रम उसके पास जाकर जब उसे हाथ लगाता है तो वो मर चुकी थी। उसका एक छोटा सा बच्चा घोंसले में रो रहा था। विक्रम वो दाना उस बच्चे को अपने हाथ से खिलाता है और बहुत जोर जोर से रोने भी लगता है। विक्रम उस बच्चे को लेकर वापस घर को जाता है। उसे इतना जल्दी घर आता देख उसकी पत्नी कहती है, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, एक दिन भी शिकार किए बिना रह नहीं पाए। मैंने तो सोचा था कि आपको इन मासूम पक्षियों पर थोड़ा रहम तो आएगा, लेकिन आप कभी नहीं बदलेंगे। अरे नहीं भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। तुम सही थी, मैं गलत था। मैंने बहुत पाप किए हैं। तुम इस पक्षी को अपने पास रखो और इसका ख्याल रखना। मैं जाता हूँ, हो सकता है कि मैं जल्दी वापस ना आऊं। बस दुआ करना कि मैं कामयाब होकर आऊं। विक्रम ये कहकर वापस पलट जाता है और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने उस चिड़िया के बच्चे को प्यार किया और उसे साथ लेकर घर में चली गई। विक्रम जैसे ही वहां से वापस गया तो उसकी नजर एक शिकारी पर गई जो कि हिरन का शिकार करने लगा था। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। वो विक्रम की बात को अनसुना करके गोली चला देता है जिससे वो हिरन मर जाता है। थोड़ी ही देर में एक छोटा हिरन उसके पास आकर बैठ जाता है। वो आदमी अपने शिकार किए हुए हिरन को उठाने आता है तो विक्रम भी आगे बढ़कर उसे रोकता है। कौन हो तुम और क्यों मेरे रास्ते में आ रहे हो? मैं कौन हो सकता हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह एक खूनी शिकारी था जो अपने शौक के लिए मासूम पक्षियों की जान लेता था। दोस्त, ये काम छोड़ दो। देखो कि तुमने एक बच्चे को अकेला कर दिया है। अब जब तक ये जिंदा रहेगा तुम्हें बद्दुआ देता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी किसी दिन मेरा शिकार बन जाएगा। लगता है तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है। हाँ, मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। जाओ, जो करना है करो, जिससे कहना है कहो। मैं तो शिकार करूंगा, रोक सकते हो तो रोक लो। मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। वो आदमी हिरन के बच्चे को हाथ से दूर करता है और उस हिरन को लेकर वहां से चला जाता है। विक्रम कुछ देर सोचने के बाद वहां से सीधा महाराज के पास जाता है और उनके दरबार में पेश होता है। अरे विक्रम राठौर, कैसे आना हुआ? इतने समय से हमारे दरबार में नहीं आए, ना ही तुमने हमें कोई तोहफा भिजवाया। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैंने ये काम छोड़ दिया है। अब मैं शिकार नहीं करता
और आपसे भी यही विनती करने आया हूँ कि इस शिकार को रोकिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो तुम्हारा शौक था, तुमने ऐसा क्यों किया? विक्रम सारी बातें महाराज को बता देता है, जिसे सुनकर महाराज कुछ देर सोचते हैं। विक्रम, मुझे तुम्हारी बात सही लगी। ऐसे तो हमारे जंगल से सारे जानवर ही खत्म हो जाएंगे। मैं आज ही आदेश देता हूँ, अब से जंगल में कोई शिकार नहीं करेगा, और जिसने हमारे हुक्म के खिलाफ शिकार किया उसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। महाराज, मैं आपसे एक और मदद चाहता हूँ। आसपास के गांव में भी आप ये पैगाम भिजवा दीजिए कि वहां पर भी जुल्म को रोका जाए। ठीक है, मेरे सभी राज्यों में बहुत अच्छी जान पहचान है। मैं ये पैगाम भिजवा देता हूँ, अब से कोई भी शिकार नहीं करेगा। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अगर कोई भी काम हो मुझे जरूर याद कीजिएगा। विक्रम सीधा जंगल की ओर जाता है और थोड़ी ही देर में वो देखता है कि महाराज के सिपाही आकर जंगल पे पहरा देने लगे हैं। विक्रम ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो जब वापस जाने लगता है तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो कि जंगल में पानी और दाना रख रही थी। विक्रम उसके पास जाता है। आप ये बहुत धर्मनिष्ठ काम कर रही हैं। ऊपर वाला जरूर आपसे राजी है। जब वो औरत पीछे मुड़ती है तो विक्रम ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो औरत और कोई नहीं, उसकी खुद की पत्नी ही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खुशबख्त हूँ। मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूँ। कल से मैं भी तुम्हारे साथ ये धर्मनिष्ठ काम करने आया करूंगा। मुझे भी आप पर बहुत गर्व है। आपने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है, मेरे काम से भी बहुत बड़ा। अभी वो बात कर ही रहे थे कि कुछ पक्षी आकर दाना खाने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों मुस्कुराते हैं। दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना ही है, कोई इन मासूम पक्षियों के लिए दाना रखता है और कोई बंदूक। आपका धन्यवाद।